कैसे हम लोग नी को फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड हम लोग इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, क्योंकि लोगों को कहते हैं ना कि वो माइक्रो पता होता है कि भाई इसके लिए सुपर फूड, इसके लिए ये वर्कआउट, इसके लिए ये है। या तो आई थिंक वी एब्सोल्युटली। कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर कि हम लोग एनाटॉमी समझते हैं कि कोई भी एकदम लेमैन है जिसको नी के बारे में जानना है, तो मतलब व्हाट ही नीड्स टू नो, जस्ट व्हाट ही नीड्स टू नो, मतलब सब कुछ नहीं पता ना, जितना उसे मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल वो ओके, भी है कि लोगों को सब कुछ माइक्रो टेंडन तक जानना है। एब्सोल्युटली। सो अच्छा प्रश्न है और ये अच्छी शुरुआत भी है डॉक्टर स्मिथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रोचिंग दिस टॉपिक एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव कि हमारी पॉपुलेशन को ऐसी गाइडेंस और ऐसा ऐसा लिटरेसी चाहिए। ओके, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड नी जॉइंट। पहले तो हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उसकी अलग अलग कार्य हैं, उसके अलग अलग कार्य हैं। द जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट इन नेचर एंड दे हैव डिफरेंट जॉब्स। ओके, बेसिकली जॉइंट जो होता है उसका आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर उसका काम निर्भर होता है। इसका मतलब क्या? अगर दो रॉड हम लेके आए और उसको जोड़ दे तो वो जोड़ बनता है। सिमिलरली हमारे शरीर में जब भी दो हड्डियां आती हैं पास पास में, तभी वो जोड़ बनता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए जॉइंट। अभी जॉइंट के बहुत सारे प्रकार हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट इट, लेकिन कॉमन पॉपुलर लोगों ने सुना भी होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट। हिंज मतलब दरवाजे का हिंज जो होता है। या ओके, अभी इसके ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं हम लोग। हिंज का मतलब क्या? हिंज मतलब एक तरफा खुलता है और बंद होता है। ऑलराइट, सो अलाउ मी टू शो यू ए स्मॉल मिनी मॉडल सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये एक रॉड है जो या हमारा थाई बोन है। ये हमारा लेग है जिसमें दो हड्डियां होती है। डोंट मिस्टेकन, ये टूटा हुआ नहीं है। हमारे लोअर लेग में दो हड्डियां ही होती हैं। ये जो हड्डियां जब भी पास में आती है तब जाके नी जॉइंट बनता है। ठीक है, और ये हड्डी हिंज इसलिए है क्योंकि ये बंद होता है और ये खुलता है। राइट। ठीक है, तो हिंज की खासियत ये है कि वो ओपन एंड क्लोज होता है। हमारे शरीर में दूसरा ओपन एंड क्लोज हिंज वाला जॉइंट है इज द एल्बो। ओपन या एंड क्लोज, करेक्ट। सो ये दो हमारे शरीर में ओपन क्लोज या फिर हिंज जॉइंट कहलाता है। नी स्लाइटली एल्बो से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी रोटेटरी एबिलिटी भी होती है, मतलब या थोड़ा ऐसे घूमता भी है। ओके, और मैक्सिमम इंजरीज जो हम देखते हैं वो इस रोटेशनल इनएबिलिटी या रोटेशनल ओवरयूज की वजह से होता है। और ये ओवरयूज हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी आप घुटने को देखोगे कि घुटना बेसिकली ये थाई बोन जो है जिसको फीमर कहते हैं, उसका राउंडेड शेप होता है। और आप अगर आपके लेग बोन को देखोगे जो टिबिया है ये मोटा सा वाला, उसमें दो खांचे होती हैं जिसमें ये राउंडेड वाली फीमर बोन बैठता है। एंड दैट्स हाउ यू फॉर्म द हिंज जॉइंट टू हैव। अभी इसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव ए फिबुला, पतला सा बोन जो है वो फीमर के साथ जुड़ा होता है। और ये भी आपको डायरेक्टली नी से तो मतलब फीमर और टिबिया को नहीं ज्वाइन करता, ये सिर्फ टिबिया को ज्वाइन करता है, लेकिन सहायता जरूर करता है आपके नी मूवमेंट के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ अ नी जॉइंट इज। नाउ बेसिकली पीपल ऑल्सो थिंक दैट नी कैप जो होता है, हम लोग पटेला जिसको कहते हैं, दैट इज द नी जॉइंट। दैट इज नॉट द नी जॉइंट। नी जॉइंट इट्स लाइक अ कैप। जैसे आपने एक कैप पहना है, ये कैप है। ये कैप करता क्या है? ये कैप बेसिकली इसके ऊपर जितने भी स्नायु हैं या मसल्स हैं उसको इकट्ठे रखता है। और एक रेलवे ट्रैक के ऊपर जैसे ऊपर नीचे व्हील्स जाता है, ये वाला कैप जो है इस थाई बोन के ऊपर ऊपर नीचे जाता है। अगर ये वाला कैप ना होता तो ये सारे स्नायु जो हैं वो इसके ऊपर घिसते, जैसे आपका नी ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको यूजुअली हम लोग पुली कहते हैं, पुली जैसे। ऑलराइट, द नी कैम वर्क्स लाइक अ पुली। उसका मतलब क्या है? अगर हम कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, ओके, तो हम पुली का इस्तेमाल या करें। सो वो जो रस्सी है वो पुली के ऊपर डालते हैं ताकि हम जब पानी खींचे तो लोड ना आए, काम आसान हो और रस्सी ना घिसे। किससे या अगर पुली ना होता तो हम जब भी
पानी निकालते तो रस्सी वॉल जो होती है कुएं की उसके घिस ऊपर जाती है। घिसती और फ्रिक्शन शुरू होता। सो हम्म। biomechanically what we are trying to say is movement will cause friction and frictional force will eat into the rassi. In this case it is the tendon, muscles, etc etc. So ये सारे tendon muscles को डायरेक्टली बोन को ना घिसते हुए रखने के लिए हमारे शरीर में नेचर हैज ब्लेस्ड अस विथ दिस पर्टिकुलर नी कैप। तो ये जब ये नी कैप हम लोग ऊपर और क्लोज करते हैं नी, तो ये नी कैप ऊपर नीचे जाता है, हम्म। ग्लाइड होता है। ओके, ये फंक्शनैलिटी खराब तब होती है जब आपका मैकेनिक्स फुट से लेके ऊपर खराब होने लगता है। ओके। लेकिन लोग ज्यादातर अटेंशन नी को देते हैं नी पर क्योंकि देते हैं। नी में पे होता है, नी में खराबी है करके देखते हैं, ना कि उनके फुट में या हिप में खराबी है ऐसे देखते। सो हम्म। कमिंग बैक टू द एनाटॉमी, आपकी एक ऊपर से हड्डी होती है जिसको फीमर कहते हैं, नीचे से टिबिया होती है, सपोर्टिंग फिबुला होता है, दोनों जब इकट्ठे आते हैं नी जॉइंट बनता है, उसके ऊपर एक कैप होता है जिसको नी कैप कहते हैं। अब ये जोड़ को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे टिश्यूज की जरूरत पड़ती है, जिसको फिर अलग अलग भाग में पढ़ा जाता है। Just for our viewers understanding, just to let them know, I'm not going in detail. There are basically ligaments which hold the two bones. Cruciate ligament होता है, ACL जिसको कहते हैं, ओके, ACL, PCL ऐसे सब ligaments होते हैं। ये क्या है? ये टिश्यूज हैं रस्सी की तरह, जो आपको ये दोनों बोन्स को पकड़ के रखने में मदद करती हैं। और उसके ऊपर से कैप्सूल होता है। कैप्सूल इसलिए होता है ताकि इनर परत जो होती है कैप्सूल की, उसमें से जो तेल निकलता है, जो साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो आपके जोड़ को लुब्रिकेटेड रखता है। और इसके ऊपर एक स्लिपरी परत जो होती है, जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, वो कार्टिलेज आपके बोन्स को घिसने से बचाता है। और जो हमने कैप्सूल कहा था, वो कैप्सूल इस लिगामेंट सॉरी इस कार्टिलेज को लुब्रिकेटेड रखता है और मूवमेंट में सहायता करता है। ये हम्म। जोड़ पकड़ के रखता है। लेकिन राइट। जोड़ को मूव करने के लिए you have the muscles which go from the front, you have the muscles which go from the back, and you have muscles which are on the sides which keep it nice and safe. हम्म। So राइट। ये in short हो गया knee joint, and that's how we look at the knee joint is. हम्म। और इसमें इंजरी प्रोन एरियाज कौन कौन सी होती है? कॉमन की बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ देर इज अ वीकनेस विच लीड्स टू नी प्रॉब्लम। By and large, it is the cruciate ligaments which kind of get uh, damaged because जैसे हमने कहा cruciate का मतलब लैटिन में होता है क्रॉस। क्रॉस। सो जोड़ को पकड़ने के लिए एक सामने से जाके पीछे से क्रॉस में जाता है, दूसरा पीछे से क्रॉस होके आगे आता है, तीसरा वाला है जो साइड में आके क्रॉस में जाता है, और फिर यहां से भी एक क्रॉस में जाता है। सो इन शॉर्ट ये पकड़ के रखता हम्म। है। दीज आर द लिगामेंट्स व्हिच कम इन दी स्ट्रेस। ज्यादा से ज्यादा आपने चर्चा में या चर्चित में रहा है ACL, दैट इज द या। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये वाली चीज सबसे ज्यादा अब्यूज होती है, रनिंग में हो या फिर आप फुटबॉल खेलते हो, कोई भी एथलीट होते हैं या एमेच्योर होते हैं। बिकॉज क्रूशिएट इसलिए अफेक्ट होता है, इफ यू लुक एट माई फिंगर्स दे आर क्रॉस, राइट? सो इट या। हेल्प्स बेसिकली टू रोटेशन के वक्त वो काम आता है। ये हम्म। खींचेगा तो ये लूज होगा, ये खींचेगा तो ये लूज होगा। सो इट हेल्प्स टू कीप द टिबिया एंड द फीमर हम्म। moving so that the opening and closing can be safe. हम्म। ये लिगामेंट्स की तौर पे ये अफेक्ट हो सकती हैं। देन बिकॉज ऑफ द स्पेस बीइंग लेस, ओवरवेट है बंदा, मूवमेंट ज्यादा नहीं है, सो द कार्टिलेज घिसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो हम्म। देयर वी टॉक अबाउट द बेड of the surfaces getting more wear and tear. So these are the common areas which usually the knee gets affected. नी कैप को ज्यादातर कुछ होता नहीं है, लेकिन नी कैप बहुत ही कई लोगों में बिकॉज ओवरवेट भी हो सकते हैं या फिर जन्मजात हाईली लैक्स्ड होता है,
तो नी एक कैप एक जगह पे नहीं बैठता, वो बेसिकली हिल जाता है. ओके, हम्म which is chondromalacia जैसे कहते हैं उस. So these are the common ailments that you hear about in to answer your question, that these are हम्म the areas which usually get damaged or usually gets. हम्म But सबका अब हल है if you हम्म just need to have a good direction to kind of do and a good doctor and a movement specialist to attend to. हम्म। अब इसमें कितना मतलब वेट हम लोग बेयर करते हैं तो उतना कितना इम्पैक्ट हमारे नी में जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोग मान लो कि नॉर्मल वेट मेरा 70 है और मैं मान लो 10 केजी ओवरवेट हूँ, तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट उसके दोनों नी में जाएगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज द प्राइमरी वेट बेयरिंग जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। Yes. ये थोड़ा दर्शकों के लिए शायद स्कैरी होगा, but in the research labs, when we start gauging as to when you transfer the weight from one side of the body to the other side, let's say especially in running, okay? So आप जब भी weight एक साइड ट्रांसफर करते हैं, okay, एक फुट ऊपर होता है, दूसरा फुट towards the floor होता है, there is almost 8 times weight that comes on the knee. 8 times. So अभी आपने कहा आप 70 किलोज हैं या फिर आप 10 किलो ओवरवेट है, 10 किलोज आप ओवरवेट हैं. So that means you're 80 kilos. The amount of load that comes on the knee is 8 times of 80. Okay. Is that good, bad? Anything which is excess is bad, of course. हम्म लेकिन let's not view it negatively. हमारा नी जॉइंट वेट बेयर करने के लिए ही बना हुआ है. इट्स अ वेट बेयरिंग जॉइंट. हम्म ओके, वो स्ट्रॉन्ग भी वेट बेयर करने से ही होगा. आप पैर टांगे ऊपर रखो, सो जाओ, लेट जाओ, उससे आपका नी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला. यू विल राइट। हैव टू बी अगेंस्ट ग्रेविटी एंड यू विल हैव टू बी bearing the body weight to make that knee strong. राइट। अभी 8 times वेट करके लोगों को डर लगेगा, then people will stop running and walking. That's not the case. 8 times आता है, लेकिन हमारे ligaments और muscles उतने ही मजबूत होते हैं to bear that much of. राइट। What we need to see is ये लोड जैसे आपने कहा 10 kilos overweight है, वो ना हो पाए. Now I go back to the starting of our conversation. आपने कहा aging. Okay. So here I will rephrase that thing. I will not say aging. You may be 45 years old, and if you are 10 kilos overweight instead of being 70 kilos, and you're bearing 8 times weight more while you walk and run, whatever you do, आपका wear and tear एज से नहीं, लोड से ज्यादा हो जाएगा. ओके। Okay. So I will say your knee has aged faster than actually a biological age. Not because you have aged, because you have put on a lot of load than what it can actually hold. हमारी पब्लिक की साइकोलॉजी कैसी होती है कि दवा ले लो और अगर पेन नहीं है, then we are all sorted out. एग्जैक्टली, या मतलब पेन पोस्टपोन डैम्पनिंग करते का हैं. उनका प्राइमरी इंटेंशन होता है, ना कि उसे करेक्ट, स्ट्रेंथन करना। करेक्ट, करेक्ट. हम्म। कॉज नहीं, रूट नहीं, लेकिन symptomatic relief अगर आ जाए, then we are sorted, which is a very sad part. And I think we medical specialists also should take care when we coach our patients to make them understand that these are only symptomatic reliefs. They are not primary cause of relief that you need to attend to, which you need to connect to a movement specialist or people in the exercise industry, and not self-exercise, but make sure that you have a good specialist to understand exercise. Yeah. डॉक्टर विश्वनाथ, आप एक मूवमेंट स्पेशलिस्ट हो और मैं चाहता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है, कोर ऑडियंस हमारी 20s और 30s में है। अब Okay. इनका अगर आप देखोगे तो इनको अभी कोई सिम्टम नहीं होगा, डैमेज जी. हो रहा होता है, कहते हैं साइलेंट फेज है ये वाला, जो Exactly. एविडेंट होता है मिड लाइफ में। तो उन्होंने अपने Absolutely. मम्मी पापा, जैसे मैंने अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी को देखा होगा, तो उन्होंने घुटने, मतलब उन्होंने, कहते हैं ना कि वो घिस ही गए, मतलब देर इज नो अदर सॉल्यूशन देन द नी रिप्लेसमेंट और व्हाट यू से द सर्जिकल Yeah. पार्ट। Yeah. तो मैं प्रिवेंशन पे आना चाहता हूँ। एज अ मूवमेंट स्पेशलिस्ट आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोग अपनी नी को एक होलिस्टिक वे में स्ट्रेंथन कर सकते हैं? आपने बीच में कहा था कि वो एक काइनेटिक चेन होती है, देयर इज नो नी आइसोलेटेड, उसे हम लोग को Yeah. फुट और हिप दोनों को देखना होता है, बिकॉज Correct. एक का भार दूसरे में ट्रांसफर होता ही होता है। तो Absolutely. वो आप Yes. समझाएंगे तो उससे हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन द नी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स।
थैंक यू फॉर गिविंग मी द लीड एंड दिस इज अ ग्रेट वे। इनफैक्ट आई वाज लिटिल हेजिटेंट कि इतने डिटेल में हम लोग जाए या नहीं जाए या करके। लेकिन लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर आवर ऑडियंस। या लोग मूवमेंट को जैसे देखना चाहिए नहीं देखते। हम्म हमारे ऑडियंस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस शो, आई एम सेइंग जनरली पेशेंट्स या फिर जनरल पीपल, जेनेरिकली एक अंदाजा ऐसा होता है कि जॉइंट को आइसोलेटेड देखते हैं, मतलब शोल्डर अलग, एल्बो अलग, नी अलग, हिप अलग। बट ऐसा होता नहीं है। ऑल द जॉइंट्स आर कनेक्टेड। आई रिपीट, ऑल जॉइंट्स आर कनेक्टेड। और एक जॉइंट को अगर मूव करना है तो उसको उसके ऊपर वाले जॉइंट को और उसके नीचे वाले जॉइंट को सहायता करना ही पड़ता है। हम्म व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सबसे नीचे वाले जॉइंट को लेते हैं, विच इज द फुट। ओके, नाउ द फुट itself has more than 27 to 28 bones, and it has almost over 30 joints, and it has over 100 muscles. लोगों ने तो बाइसेप कर्ल करके बाइसेप तो बना देते हैं, लेकिन किसी ने फुट कर्ल करके कभी सुना भी नहीं होगा, करना भी करते भी नहीं होंगे। कोई भी जिम में इसका मशीन भी नहीं होता, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुट। सो आपने कहा काइनेटिक चेन। काइनेटिक चेन का मतलब क्या है? कि एक चेन की जो स्टार्टिंग है वो मूव करता है तो उसके नेक्स्ट वाला जो जॉइंट है उसको अफेक्ट करता है, ये तीसरे को अफेक्ट करता है, चौथे को अफेक्ट करता है, फिफ्थ को। इन शॉर्ट, द फर्स्ट अफेक्ट्स एवरीथिंग। हम्म सो हमारे शरीर में काइनेटिक लिंक ऑफ जॉइंट्स कौन से हैं और क्या है? सो द फर्स्ट इज द फुट, देन इज द एंकल, देन कम्स द नी, then comes the hip, then comes the lower back, then comes the mid back, which is thoracic, and then comes the shoulder blades, then the shoulder, then the elbow, etc. etc. I'm not going to go ultra detail, but let's understand this. हम जब मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट के दो भाग होते हैं, एक स्थिरता वाला भाग और एक चलन वाला भाग, which I will use an English word to understand better, because my Hindi is not so great that I can use fluent Hindi, but nonetheless. So हम स्थिरता वाला भाग जो बोलते हैं, which is what I call as stability. Okay? और चलन वाला भाग is mobility. हर एक जॉइंट को हमें मूवमेंट के हिसाब से नेचर ने उसको बनाया है। ओके, लाइक आई सेड, ह्यूमन बीइंग्स आर अ बाइपेडल एनिमल। और ये दर्शकों को जान के शायद अच्छा लगे या फिर अचरज लगे, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारी शरीर का जो हार्डवेयर है ये मूवमेंट के लिए ही बनाया, हम्म ना कि आप बीएमडब्ल्यू में बैठो या फिर बिजनेस क्लास में बैठो या फिर अच्छे गद्दे पे बैठो और नेटफ्लिक्स देखो। वी वर नॉट डिजाइन फॉर दिस, वी वर डिजाइन टू मूव। और जितना हम इस डिजाइन से हम परे जाते हैं, उतना ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस like lifestyle diseases is on a high rise. Today, the medical industry or the pharmacy industry is battling for what? Diabetes, blood pressure, cardiac disease, liver disease. These are non-communicable diseases. है ना? These are all the diseases which are come from hypokinetics, मतलब चलन ना होने की वजह से। So coming back, हमारे joints को, हमारी जॉइंट्स की जो रचना है वो भी बहुत अनोखी, मजेदार और इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स टेक अ जर्नी इनटू दैट। द फुट इज सपोज्ड टू बी हैविंग सो मेनी जॉइंट्स, लेकिन जैसे ही उस पे शरीर का वजन आता है, व्हेन यू पुट योर फुट डाउन, द फर्स्ट मैकेनिज्म द ब्रेन डज इज द फुट स्टार्ट्स बिकमिंग स्टेबल। सो ओके इसका काम है स्थिरता। अगर ये स्थिर रहेगा तो एंकल का क्या काम है? एंकल का काम है बीइंग मोबाइल। ओके अगर एंकल मोबाइल हुआ तो नी का क्या काम है? नी का काम है स्टेबल। हम्म अगर नी स्टेबल हुआ तो हिप का क्या काम है? इट इज टू मोबाइल बी मोबाइल। ये चेन ऊपर तक जाता है, and that is what you meant as kinetic chain. This is what the यप kinetic is, which means foot stable,
ankle mobile, knee stable, hip mobile. So stability, mobility, stability, mobility, stability, mobility. ये chain reaction ऊपर तक जाता है. हुँ, Now, आपका अगर स्टेबिलिटी बिगड़ गया या फिर सही नहीं है, तो ये जोड़ सही काम नहीं करेगा. सो इसका काम उसके नेक्स्ट जॉइंट को करना पड़ता है, विच इज द एंकल जॉइंट. सो एंकल का काम है टेक्निकली बीइंग मोबाइल, हुँ, बट बिकॉज उससे पहले वाला काम नहीं कर रहा उसका साथी, विच इज द फुट, इस बेचारे को कॉम्पनसेट करके फुट का काम करना पड़ता है, विच इज हुँ, बीइंग स्टेबल. एंड दैट्स व्हाई पीपल विल रियलाइज दैट द फुट, though whatever it is, you'll feel more of ankle strains, ankle sprains, ankle accidents, fractures, etc., etc., because the ankle, instead of being mobile, is now being stiff, is being stable because it is compensating for the foot. हुँ. Now, when the ankle is being stable, नी बोलते हैं अरे बेचारा एंकल कितना मतलब स्टेबल बन लोड रहा है, लेगा आई या हैव टू डू हिज जॉब देन. सो टेक्निकली द नी हैज टू बी स्टेबल, बट बेचारा एंकल स्टेबल है, नी को उसका काम करना पड़ता है, एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोबाइल. नाउ हियर स्टार्ट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. नी का टेक्निकली हार्डवेयर जो है स्टेबिलिटी के बनाया है, लेकिन हम उसको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द फुट बीइंग अनस्टेबल. दैट वन हैज टू बी स्टेबल, एंड दैट्स हाउ द वेयर एंड टेयर स्टार्ट्स. और उसके ऊपर आप ओवरवेट भी है, उसके ऊपर आप कसरत भी नहीं करते, मूवमेंट भी नहीं करते, और उसके ऊपर आप जो खाते हैं उसका तो नाम ही अलग है. सो इन शॉर्ट, द होल लाइफस्टाइल इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द नीड. सो कमिंग बैक, आपने कहा काइनेटिक चेन के बारे में बताइए. सो दिस इज व्हाट इट इज. द फुट इज द मेन एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द मूवमेंट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, एंड देन द काइनेटिक चेन स्टार्ट्स के ऊपर क्या करना है, और हुँ, उस हुँ. हिसाब से जो जॉइंट के पास जो मसल्स जो काम करने चाहिए वो वैसे करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं या फिर चलन प्रदान करते हैं, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी, वट एवर इज नेसेसरी एट दैट पॉइंट. हुँ. सो आई अब अगर गेव हमारा यू हाँ, हाँ जी बोलिए. मैं कह रहा हूँ कि उसका फ़ॉलो-अप मैं पूछना चाह रहा था, तो आपने समझा है कि हमारा जो एंकल है, वो मोबिलिटी होना चाहिए, पर वो अभी स्टेबल हो जा रहा है। तो ये हमें करेक्ट. पता कैसे चलेगा? मतलब हाउ कैन अ लेमैन पर्सन नो कि उसका एंकल ज़्यादा मोबाइल हो रहा है और ल सॉरी एंकल ज़्यादा स्टेबल हो रहा है और नी ज़्यादा मोबाइल हो रहा है, वो कैसे पता चले आम आदमी को? Technically it is very very difficult to give a layman this kind of an explanation. An expert will help, okay, but अगर आप बहुत एंकल स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, आपने बहुत ही बचपन से सुना होगा, अरे मैं ऐसे ही गिर जाता हूँ, पता नहीं मैं ऐसे चल रहा था मैं गिर जाता हूँ, बिकॉज योर एंकल is pretty hypermobile or pretty too stable to kind of do that. That is one indication that you need to understand. अगर आपके हिस्ट्री में आप ज्यादा गिरते पड़ते रहे हैं या फिर आपके एंकल में ज्यादा मोच आती है, दैट इज अनदर इंडिकेशन. अगर आप जिम में स्क्वाट्स करते हैं, जिम में क्यों, इवन एट होम व्हेन यू सिटिंग डाउन एंड अप, आप स्क्वाट करते वक्त आपके जोड़ आपको कुछ संकेत देता है, और वो संकेत कंफर्टिंग संकेत नहीं होते हैं. दैट इज अनदर इंडिकेशन टू अंडरस्टैंड दैट योर joint, especially the foot and the ankle complex, is not working really well. Okay. Sometimes people also complain of cramping of the foot in the middle of the night. Okay. That is another indication to kind of understand as well. Sometimes the calf muscle cramps up, पेन होता है, सोर होता है, कितना भी आप उसको पानी में ये करो या फिर मसाज करो, ये करो, आई मीन इट्स कॉन्स्टेंटली fatigued, you know. That's another indication to understand that your ankle and foot are not working very efficiently. And the most common, which people don't know, is for all of this, one most important part is responsible is your footwear. जितना आप अपने पैर को शूज में कैद रखोगे, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा ही होने वाली है. हुँ, So this was just a small gist, not replacing the medical assessment or the medical understanding of where is the joint, whether it is mobile or stable. लेकिन जनरल पब्लिक को इतना काफी है.
Another thing is if you have a knee pain, okay, it's a soft indication to understand that your ankle and foot are in trouble. I will go one step further. If you have a lower back pain, it's probably an indication that your ankle and foot are in problem. अभी ये एक एक्सपीरियंस की बात है. As a practitioner, I am sharing this with you. There have been patients of mine who have had headaches because their foot and ankle are not functioning pretty well. ओके। Okay? लेकिन इसका अभी ये I hope the audience doesn't take it in the wrong way. I've just shared as in मतलब हर एक को जो हेडेक होता है उसका ये एग्जैक्टली, मतलब नहीं कि ये एंकल और कॉजलिटी फुट और खराब कोरिलेशन को यहाँ मतलब मत करना वो। मत करना. It is just that I'm sharing an interesting observation that people with headache that I have seen coming in and along, and they have been treating that headache with migraine, and they've been treating with acidity, etc., etc. So all I'm trying to tell our audience is that a foot which is not functional, an ankle which is not functional, can have these many ways to indicate that, अरे भाई कुछ problem है, please pay attention to me. राइट। और इसमें मैं अगेन फॉलो अप ऐसा आपको पूछूंगा कि मान लो कि हम लोग हमारी आम जिंदगी में ज्यादा सिटिंग, मतलब वी आर सिटिंग एंड वी आर वर्किंग, तो जी चलिए आपने जो इतने सारे रेंज ऑफ सिम्टम्स कहे, तो उसका मतलब मुझे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि अर्गोनॉमिक्स का ज्यादा इसमें होता होगा इम्पैक्ट, कि आप कैसे एब्सोल्युटली. चलते हैं, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे खड़े होते हो नीचे बैठने के बाद। तो उसमें उसके बारे में आप समझा पाएंगे कि कैसे करेक्ट वे होते हैं और क्या-क्या हम लोग गलतियाँ करते हैं व्हेन वी आर वॉकिंग, व्हेन वी आर व्हाट यू से सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, व्हेन वी आर वर्किंग। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या पोस्चर चेंज होना चाहिए, क्या करेक्ट होना चाहिए, ऐसा आप कहना चाहोगे कुछ उसमें? Okay, so that comes to an interesting point. So अगर आपका job seated ज्यादा है, for example, I have by and large a seated job and I have to create an antidote. So here what I'm doing is I'm not taking the backrest. ओके, गॉट I'm इट। trying to sit without the backrest. ओके, Okay? ये एक छोटी सी तब्दीली आप कर सकते हैं. ओके। We need to understand one important thing. आप और हम जो भी हम लोगों के साथ डील करते हैं, पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, we first need to understand the psychology of the patient, right? किस आदमी को कंफर्ट पसंद नहीं है, right? So backrest is comfort, right? Everybody loves comfort. और लोगों के पास excuses या reasons, लोग reason कहते हैं, हम लोग excuse बोलेंगे. Comfort के लिए बहुत सारे excuses हैं. अरे आज का दिन खराब था, and then you'll go slopped into a Netflix kind of stuff, okay? अरे आज इतना stress था तो खाते खाते पॉपकॉर्न खाते खाते खाना खाते खाते you are in a different. I think most important part is stop creating excuses for yourself for not moving well. You need to pay attention to your posture. You need to pay attention to your movement. These are your essential nutrition for your biology. ओके। Posture and movement is the essential fundamental macro food for your biology. आपकी पूरी बॉडी जो है, जो केमिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या मैकेनिकल सिग्नल है, इनका मिश्रण जो चलता है वो सिर्फ मूवमेंट की वजह से चलता है. सो अगर आप मूवमेंट से परहेज होंगे, मैकेनिक्स भी अफेक्ट होगा, विच इज वाई यू हैव जॉइंट पेन्स, जॉइंट इन्फ्लेमेशंस एक्सेट्रा. रासायनिक केमिकल भी इंटरफेरेंस होगा, दैट्स व्हाई यू हैव इंसुलिन एंड द हार्मोनल imbalances that happen. You have electrical miscommunications as well. That's why you have neurological dysfunctions as well, right? So agar inko and that's why you have systematic failures happening, right? So collectively agar dekha jaye, we need to pay attention to movement and posture as our main ingredient to keep our bodies healthy. राइट। अब मान लो वापस हम लोग नी हेल्थ पर फोकस करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा मूवमेंट होता है वॉकिंग। अब Correct. मैंने देखा है कि आमतौर पर हमें अगर अर्गोनॉमिकली साउंड हमें वॉक करना है, तो हमारे पैर सामने की तरफ होने चाहिए, पर कईयों के पैर ऐसे होते हैं ओपन गेटेड वॉकिंग जो कहते हैं, हाँ उससे जी, नी में हाँ डैमेज जी. ज्यादा होता है, बिकॉज आपने जैसे कहा था कि रोटेशनल जो एंगल होता है वो ओपन अप हो जाता है। तो उसके बारे में समझे, क्योंकि जनरली ये एजिंग का भी एजिंग को भी हम लोग इक्वेट करते हैं कि वो पेंगुइन वॉक हम लोग नहीं कहते, ऑस्टियो हाँ, आर्थराइटिस का हाँ, ऑर्थोपेडिक का क्लासिकल टर्म होता है कि भाई पेंगुइन हाँ. को वॉक इज क्लासिकल इंडिकेशन ऑफ अ इन्फ्लामेशन ओवर द नी और Yes, द नी which I call प्रॉब्लम। as a 10 o'clock
2 o'clock या walk, you know. या So एग्जैक्टली वो that पेंगुइन was वाला वो हम लोग मतलब absolutely, वी कैन जस्ट विजुअलाइज कोई भी आम इंसान absolutely. अपने दादा दादी को हम लोग देखते होंगे कि वो लोगों Yes, का yes, चाल ऐसे हो जाती है पूरी। yes, yes. So here's a classic thing which I started off with. जो foot में होता है, उसका जो dysfunction होता है वो ऊपर दिखाई देता है. ओके Because your foot does not bear your body weight correctly, now the hip has started to move externally. ओके Okay, so the muscles or the hip joint is more externally rotated. और वैसे compensation आपके hip joint में, lower back में, knee में, foot में, सब जगह पे हुआ. हम्म ठीक है. इसके कारण बहुत सारे हैं, ओवरवेट से लेके हाइपोकाइनेटिक से लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक्सटर्नली रोटेटेड है तो आपका शरीर उसको कॉम्पेंसेट करेगा. जैसे आपने कहा पेंगुइन वॉक, सो यू विल अंडरस्टैंड द पेंगुइन डजंट वॉक लाइक दिस. द पेंगुइन वॉक्स लाइक दिस, साइड टू साइड. ओके. आप किसी भी व्यक्ति को अगर देखते हैं कि वो झूल के चल रहा है, it's a good indication to understand उसके foot, ankle, knee mechanics में खराबी है, हम्म which has now translated to the compensation in the hip. या Okay, so um, आपका प्रश्न था ये mechanics को alter कर सकते हैं या नहीं. So to a larger degree, but it is also case specific, right? I always say this to my patients. We always, not we as in practitioners, but usually people generally wake up to health when they start losing health. So आप प्रैक्टिशनर के पास तब आते हैं जब भी पेन होता है, मतलब काफी सारा टाइम निकल चुका होता है, राइट? और बॉडी काफी कॉम्पेंसेट कर चुकी होती है, राइट? एंड देन पीपल वांट अ क्विक फिक्स. और वो क्विक फिक्स होता नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल रोटेशन होने के लिए काफी साल लगे हुए हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि और एक 30 years लगेंगे आपको to come back to your original self. But it's not a quick fix either, right? You have disrupted your software and that's why your hardware is affected. So we need to reset the software, and then the offshoot of that, your hardware will start setting it right, for which you will have to cooperate in terms of time. और यही लोगों के पास नहीं होता, and that's why people start depending upon medicines and surgeries and stuff like that. I'm not kidding you, but most of the knee surgeries can be stopped or is not needed एग्जैक्टली if people pay attention to the movement of the foot, ankle, and the knee. और आपको सर लगता है कि ये बचपन से शुरुआत होती है क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों को भी देखा है उनका पेंगुइन वॉक नहीं है पर उनका ओपन स्टांस होता है कि उनके दोनों फीट आउटवर्डली होते हैं और वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं सो आई Correct. थिंक इट इज बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑल्सो कि भाई बचपन से अगर Absolutely. उसने सीख लिया वैसा तो वही फिर वो उसका डिफॉल्ट मोड चला जाता है तो हाउ कैन वी करेक्ट दैट मैं वैसे भी उसका फॉलोअप वैसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो मैं हूँ मेरी चाल ऐसे है मैं सीधे चलता हूँ पर मेरे फीट ऐसे आउटवर्डली प्रोजेक्ट करते हैं तो हाउ कैन वी करेक्ट दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट Lovely. ये एक अच्छा आपने मुद्दा उठाया as child kind of stuff, and I will take the opportunity to let the audience also know कि हम अभी बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द फुट एंड स्टफ लाइक दैट. और इस रिसर्च में ये हमको पता चला है, एंड दिस इज व्हाट आई कॉमनली टेल माय स्टूडेंट्स, माय पेशेंट्स आल्सो, साइकोलॉजी इम्प्रिंट्स फिजियोलॉजी. या एग्रीड मतलब बच्चा हो या अडल्ट हो, अपने वातावरण से जो भी वो अंडरस्टैंड करता है वो अपने फिजियोलॉजी में या बायोलॉजी में आकलन करना शुरू करता है. सो if his ergonomics is not good, or if he's watching somebody with uh, not such great motion, or there is something in the environment which is not promoting good motion, तो वो सारा बचपन से एब्जॉर्ब करते जाता है, and that's what leads to issues like this. So can we repair this? Yes. For that, we need to go at a grassroots level, right from the shoes that children wear in school. And that's how I have taken an initiative, and we have now we are connecting with, my team connects with the schools and stuff like that. And there are many schools which we have connected where the principals have taken the initiative to make movement a compulsion to the teachers.
so that they can impart movement Yep. quality to the children. So only when it starts from the top, it can come down to the bottom. Hmm. So मूवमेंट जो हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन अ करेक्ट वे. अभी करेक्ट क्या है, पोस्चर क्या है, मूवमेंट कौन सी सही होनी चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होगा, सो इट कांट बी पास्ड आउट. हमारे स्कूल में आप और हम जब स्कूल गए, वी यूज्ड टू हैव वन पीरियड व्हिच वाज अ पीटी, P. Yep. एंड दैट यूज्ड टू बी अ ड्रिल सेशन ऑफ डूइंग थिंग्स अराउंड. बट अभी वो चेंज हो रहा है, एंड नाउ there have been syllabus which have been curated specially to incorporate movement as a backdrop for children as a syllabus. Okay. And that's the most interesting part, and I'm happy to say that I'm a part of that revolution, and I hope that it becomes a big revolution so that children of tomorrow have more kinetics rather than hypokinetics. Hmm. सो Right. कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन, बच्चों में ये देखा जाता है, बच्चे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसको सही करने के लिए जो बंदा या एनवायरनमेंट, वेदर इट इज पेरेंट्स और टीचर्स, उनके लिए जरूरी है कि वो मूवमेंट सीखना जरूरी है. सही क्या है, गलत क्या है, पोस्चर क्या है, मूवमेंट क्या है, ये सीखना जरूरी है. एंड दैट्स वेयर पीपल लाइक अस plug in so that we can empower them with literacy, what I call as movement literacy. Hmm. Right. मूवमेंट लिटरेसी अगर हो तो बच्चों को मूवमेंट पढ़ा सकते हैं ना, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल. Hmm. अब हम लोग कुछ दिन बाद सर के फ्रेंड और एक कलीग के साथ हम लोग डिटेल फुट हेल्थ वाला तो करने ही वाले, पर जस्ट फॉर दिस डिस्कशन आपने फुटवेयर की बात की, तो मैं हाँ आपसे जी. जानना चाहता हूँ कि आजकल स्नीकर वेयर का एक पूरा कल्चर है, दूसरा चप्पलों का एक कल्चर है कि फ्लिप फ्लॉप जो हमारे ट्रेडिशनल फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो वाले, और दूसरा एक कल्चर बैरफुट का है कि मतलब हाँ मैं कुछ जी. भी नहीं पहनूंगा. सो जस्ट फॉर अ जिस्ट, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे फुट हेल्थ में, पर व्हाट्स योर ओवरऑल टेक ऑन द इम्पैक्ट ऑफ दिस थ्री आइटम्स ऑन अवर नीज. और दूसरा मैं ये भूल गया, दूसरा एक कल्चर है एकदम हाईली कुशन्ड वाले शूज लेना. आज होका और ऑन जैसे हैं उनमें एकदम फैशन स्टेटमेंट बना दिया है कि भाई जितने ज्यादा मैंने कुशन वाले पहनेंगे उतना सॉफ्ट रहेगा, उतना बेटर रहेगा. तो ये आप चार के बारे हमको में थोड़ा जानना है. ब्रांड्स में ना ट्रैप करें, आई डोंट वांट टू मेक या दिस नहीं, एज अ. नहीं, बोथ आर रियली गुड ब्रांड्स और ग्लोबली काफी अभी चल रहे हैं, पर मैं उनका कल्चर की आई बात कर नो, रहा हूँ. देयर आर लॉट यस ऑफ यस. काउंटरफिट्स जो लोकल, मतलब जो 1000 या 2000 में भी वैसी फैशन के लिए वो लोग हाई हील्स और वो वाला बनाना चाहते हैं, वैसी बात आई कर रहा गेट हूँ इट. यस यस. without taking the brand names, like I said, let's not go there. लेट्स फर्स्ट, ये शू या चप्पल हो या फिर कुशन हो या वगैरह, इसको समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि व्हाई डू वी हैव फीट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फुट. Okay, I'm not going to go ultra science and stuff like that. I'm the foot guy, as people call me, as the foot guy. Okay, why? Because I've been deeply connected with the foot research, and let me give you one simple क्या. line. Why do we need the foot? We need the foot to communicate to the brain. ओके. Okay, so हमारे foot के base में lot of receptors होते हैं. रिसेप्टर का मतलब उनका काम है बाहर का संकेत लेना या बाहर की इंफॉर्मेशन लेना, और ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये नर्वस सिस्टम में भेज देते हैं ताकि नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करे, और उसका जो निरीक्षण होना चाहिए या फिर कंक्लूजन होना चाहिए या फिर काम जो करना चाहिए, वो कौन से जॉइंट को, कौन से स्नायु को क्या करने के लिए कहे, ये नर्वस सिस्टम कहता है. लेकिन हम्म. नर्वस सिस्टम अगर कहना चाहे भी, वो डिसीजन लेने के लिए स्टिमुलस तो चाहिए ना. हम्म. So that stimulus comes from the receptors which are based on the foot. Your foot is highly dense with receptors. Okay, so now having said this, let's go to the next part. अगर receptors हैं तो receptors चलनी चाहिए, चलने के लिए उनको संकेत जमा करना देना चाहिए. हम्म. लेकिन अगर हम शूज पहनेंगे तो वो संकेत नहीं दे पाएंगे. हम्म. And now we have conditioned our foot wearing shoes for so many years together. बचपन में बाटा पहनते थे, अभी हम लोग और कुछ पहनते हैं, etc etc. In short, the brain is now used to take a decision without the connection of the foot.
So now, hence you will see there are various deformities that happen in the foot. Yep. किसी का ये big toe ऐसे चला जाता है, किसी का big toe ऐसे बाहर आ जाता है. And now there are shoes which predominantly keep your foot in this direction. So these are the pitfalls of wearing modern shoe and according. So your next question is, okay, then let's remove the shoes and be bare feet. उतना आसान नहीं है, okay? क्योंकि आजकल हम modernization की वजह से we also have to understand the safety of the foot, right? हम्म So going completely barefoot is not a very wise decision. But हम्म do you need to go bare feet? Yes. कुछ ही समय पहले हमारा किसी ने पॉडकास्ट देखा या किसी ने लेक्चर सुने होंगे द barefoot is the move forward and barefoot it is to go. तो बंदे ने शू निकाल के ट्रेडमिल पे started walking. But see how people can interpret yeah, information. exactly. All right. So next day, his foot was sore and he had boils on the lower part of his foot, and he was pain and agony for the next 15 days. Right. So friction hota hai na. So to avoid friction, you have to wear the footwear, correct? So now the question for a patient or a client or anybody or a consumer आता है, आप बोलते हो bare feet हो जाओ और अब बोल रहे हो आप शू पहनो, मतलब करे तो बंदा क्या करे? So it's not a black and white area. Okay? Is barefoot good? Bare feet are good. Lekin the journey from shoes to bare feet is a long journey. And it has to be understood कि उसका वैक्सिंग और वेनिंग मतलब कब पहने कब ना पहने, कितना ना पहने, कौन सा पहने कौन सा ना पहने is a huge science, is a huge literacy factor which can't be हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में वो नहीं बैठेगा. So दर्शकों को I would just put it this way that शू भी important है और bare feet भी important है. So you need to weigh the pros and cons. You need to have literacy के bare feet मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Another example I would give you is अच्छा bare feet अच्छा है तो चलो हम लोग अभी सब्जी मंडी में हम लोग bare feet चलते हैं और बीच में कोई कांटा लग गया कुछ हो गया whatever. That is going to be another thing, right? So one has to be very mindful of what we are doing. So ये मिश्रण करना जरूरी है, जर्नी फ्रॉम शूज टू बेयर फीट करना जरूरी है और उसके लिए एक्सपर्ट लाइक मूवमेंट एक्सपर्ट्स लाइक मी विल हेल्प यू टू डू दैट. But that we can probably do it on some another podcast or Yep. something like that journey. But yes, to answer your question, bare feet are good, shoes are also needed, but everybody will have a different need and they will have to have a different concept of understanding and wearing their shoes appropriately. Please don't jump from shoes to bare feet and start doing your activities. That's going to cause a lot of disruption. There has to be an adaptation phase. और वो एडेप्टेशन फेज तब होगा जब भी आप साइंस को आकलन करोगे और मूवमेंट को सही करोगे. दैट्स व्हेन इट्स गोना बी मोर यूजफुल. मेरा प्रॉब्लम विश्वनाथ सर ये है कि लोग आजकल स्नीकर कल्चर और उसमें कैसे है कि वन साइज फिट्स ऑल जैसा कर देते कि भाई फॉर्मल इनफॉर्मल होम सारे में मतलब एक ही शू उनका होता है और उसमें भी दे आर चूजिंग बेस्ड ऑन द डिजाइन नॉट द सोल or not the what you say how the it is designed for height and what you say toe spling और वो वाला फैशन एग्जैक्टली वो एक्सटीरियर वाला ज्यादा वो लोग देते हैं और वो मुझे लगता है सारी जगहों का प्रॉब्लम वही है कि भाई दिखावे पर जाते हैं. एब्सोल्युटली. सो आई और थिंक ये वो ना हम कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दिस इज ग्लोबल इट इज अ ग्लोबल इट इज अ ग्लोबल लाइक एन इंडियन दिस थिंग एट ऑल. इट इज अ ग्लोबल ट्रेंड और ऐसे मैं नहीं कहता कि स्नीकर हेड में ही ऐसे ही चप्पलों में है वो कहता है ना कि भाई हमारे पुराने जमाने में यही चप्पलें होती थी तो हम लोग वही पहनेंगे और वही मतलब लेदर वाली पहनेंगे जिसका नीचे का कुछ मतलब है ही नहीं, कुशन ना ग्रिप है ना कुछ है. So I think चप्पल पहन के पिज्जा खाने जाएंगे लेकिन पुराने वाला मतलब पिज्जा वो हमारे पूर्वज नहीं खाते थे, वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं. सो हाउ कन्वीनियंटली वी पिक अप पूर्वज एंड हाउ कन्वीनियंटली वी एम्ब्रेस. चेरी पिकिंग हो जाता है कि भाई जो हमें चाहिए उसके हिसाब से. आई थिंक वो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली उसे कवर करेंगे. बट फॉर नाउ मैं आपसे नी स्ट्रेंथनिंग के बारे में जानना चाहूंगा. आजकल कोई जिम में जाता है तो क्वाड्स हैम्स ये सारे मतलब बज़वर्ड हो चुके हैं कि क्वाड्स वर्कआउट, हैम्स वर्कआउट, फिर काफ्स वर्कआउट ऐसे वाले. तो आपके हिसाब से एज अ मूवमेंट स्पेशलिस्ट अगर मेरा जैसा कोई इंसान हो जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, उसका गेट सही है, वो पोस्चर
19-20 कह सकते हैं कि भाई मोटा-मोटी ठीक है। तो उससे अब प्रिवेंशन पर जाना है कि कैसे मैं स्ट्रेंथन करूँ ताकि जो 15-20 साल के बाद जब हम लोग 40s में आएँगे या फिर लेट 50s में आएँगे तो कैसे हम लोग प्रिपेयर्ड रहें फॉर अ स्ट्रेंथन्ड नी ना कि हमारा डिक्लाइन एकदम वो स्टीप हो जो आजकल काफ़ी कॉमन हो Yes, चुका है। yes. Um, like I said in the initial talk, I consider knee as the most dumbest joint in the body. Okay, क्योंकि knee इंस्ट्रक्शंस लेता है फुट से और नी इंस्ट्रक्शन लेता है हिप से। आप अगर नी हेल्थ से ज्यादा फुट और हिप हेल्थ में ज्यादा ध्यान दोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, ओके। ये एक जनरल ट्रेंड है कि नी जॉइंट जब भी खराब होते हैं तो क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को या स्ट्रेंथन करते ही जाते हैं, विच इज वेरी जेनेरिक। आई एम नॉट अगेंस्ट दी क्वाड स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग, बट ये उसका उपाय नहीं है। आप जितना आपके फुट हेल्थ पे काम करोगे, हमने कहा देयर आर 100 मसल्स इन योर फुट, यू विल हैव टू वर्क ऑन ईच मूवमेंट ऑफ द फुट। जैसे टोस को कर्ल करना, टोस को ओपन अप करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरी मेनी डिफरेंट थिंग्स, लेकिन एक नटशेल में समझाना होगा तो फुट हेल्थ स्लैश फुट मूवमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप फुट मूवमेंट्स पे ध्यान दोगे और आपकी हिप मस्कुलेचर पे ध्यान दोगे, फॉर एग्जाम्पल द ग्लूट्स है, ओके, there is lateral compartment of the hip and there's a posterior compartment of the hip and there is a medial compartment of the hip. इसके ऊपर आप स्ट्रेंथनिंग या फिर मूवमेंट का ध्यान दोगे, योर नी जॉइंट शुड बी वेरी 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 स्ट्रेस फ्री। सो आई राइट। थिंक आई आंसर्ड दैट इनटू अ स्मॉल नटशेल। ट्रस्ट मी डॉक्टर स्मिथ, हम लोग अगर इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर चर्चा करें तो हमारे बहुत बढ़िया। एपिसोड्स मतलब 10-15 एपिसोड्स ऐसे ही हो जाएंगे। तो नहीं, मैं ये टॉपिक इसलिए छेड़ रहा था कि उसका कारण ये है कि आजकल आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखोगे या फिर कोई भी इंस्ट्रक्टर को कहेंगे तो स्ट्रेंथन योर हैम्स, स्ट्रेंथन योर क्वाड्स, स्ट्रेंथन योर स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में वो लोगों का आजकल वो कंपटीशन बन गया है कि मैंने कितना स्क्वाट किया, कि 2x माय बॉडी वेट, 3x माय बॉडी वेट। तो या उससे मैं आपको फॉलो अप वही पूछने वाला था कि ये स्क्वाट का भी एक पेचीदा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि नी ओवर टो। एक पर्सन है बेन पैट्रिक करके, जो एटीजी करके कंपनी उसकी है फ्लोरिडा में ना। उनका मुझे काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा कि अर्ली 2000 तक लोग नी ओवरटोस मना करते थे। नी ओवरटोस का मतलब क्या कि लोग कहते थे कि जब भी आप स्क्वाट करें या फिर मूवमेंट करें तो आपका नी आपके टो के आगे नहीं जाना चाहिए, वो उसके ऊपर तक ही उसकी सीमित रहनी चाहिए। अब ऑफ लेटली पिछले 5-6 साल से लोग कह रहे हैं कि उसके आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि तभी लोडिंग और अनलोडिंग होगा। आम भाषा में कहूँ तो वो कहेंगे कि एंकल की पूरी मोबिलिटी उससे ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको खाली कॉन्टेक्स्ट आपको बताया। तो इसके ऊपर से आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो स्क्वाट्स हैं, ये जो कहते हैं कि एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम में आपको रील्स मिलेगी, वीडियोज़ मिलेंगे। तो उसका आप क्या कहना चाहोगे कि व्हाट वी शुड फोकस ऑन? क्योंकि स्क्वाट वाला तो मतलब बेसिक पैटर्न है हमारी। करेक्ट। नी ओवर टोज, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट। ओके। ओके, हम एक मैकेनिकल दृष्टि से देखते हैं। ओके। हमने शुरुआत में पटेला के बारे में बोला, या करेक्ट। अगर हमारा फुट ग्राउंड पे स्टेबल है एंड वी अलाउ द लोअर लेग टू गो एज मच एज फॉरवर्ड एज पॉसिबल, या ओके, हम ग्रेविटी की तरफ देखते हैं तो ये पटेला जो है और उसके ऊपर के स्नायु जो है वो खींचते जाएं, मतलब पटेला पीछे 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 दबता जाए, which is what we call as patella femoral force या compression। या जितना टिबिया आगे जाएगा, जितना नी आगे जाएगा, उतना ये पटेला femoral compression बढ़ेगा। हम्म। अब इसमें ये सही गलत नहीं है, इट्स अबाउट टॉलरेंस। मतलब क्या, हम आपको अगर चोटी काटें और किसी और को चोटी काटें तो दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपको चोटी का जो इंटेंसिटी है भले ही वो सेम हो, लेकिन झेलने की कैपेसिटी दोनों में अलग है। या लेट्स नॉट गो कि आपको चोटी क्यों काटी, दैट्स नॉट वेयर आई एम गोइंग, लेकिन बोथ ऑफ यू विल रिएक्ट वेरी डिफरेंटली। या सिमिलरली नो
two knee joints will react the same way for a knee going forward. ओके Okay? So does that make it valid कि सबकी नी आगे जानी चाहिए? No. इसका ये मतलब है कि किसी का भी नी आगे नहीं जाना चाहिए? No. There is no black and white answer here. Okay? You predominantly need to work your health of the ankle and the foot so that if at all in your day-to-day life your knee goes way beyond the toes, it can have an antidote and tolerance to bear the patellofemoral compression. That's what it means. Okay? इसका राइट ये मतलब नहीं कि हाँ अभी बोला है इन्होंने तो फिर हम लोग नी ओवर द टोज कर सकते हैं. You don't know what is the offshoot of that in next 10 years. Okay? राइट Keeping the knee over the toes is supposedly a given rule of thumb because patellofemoral compressions are not so high. तभी भी होते हैं, but they're not so high. They are in more of the healthy bracket, that would you would say. Okay? So practicing knee over the toes would be a great idea. Okay? But for some athletic movement, some sporty movement where your knee does go, or even in dancing for that matter, कभी कभी नी बाहर जाता है टोज से. अगर आपकी एक्टिविटी ऐसे डिमांड करती है, देन आपको अपना सॉफ्टवेयर वैसे प्रोग्राम करना पड़ेगा और राइट वैसी हेल्प जमा करनी पड़ेगी. आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल सकते कि हमारा एंकल है हमारा नी, इट्स ओके टू डू दैट और व्हाटएवर. यू कांट डू दैट. राइट And let's get to the basic understanding. मूवमेंट अच्छा है, लेकिन लोडेड मूवमेंट सही भी हो सकता है या गलत भी जा सकता गलत भी हो सकता है. है. सो इट्स लोड कहाँ ऑलवेज है वो भी इम्पोर्टेंट है. important है, right? So it's very important to understand कि before loading, get the movement right. Once you get the movement right, how much of movement can you perform? And once you know how much you can perform, start loading that movement. Then you start becoming stronger, and then you start improving the movement. You load much more better, and that's a journey. राइट I hope एक this अंडररेटेड helps you as an या answer kind of for या the राइट entire thing. Yes. एक अंडररेटेड टॉपिक या क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ वो बैलेंस का होता है. जनरली लोग मतलब एक पैर पर खड़े भी नहीं हो सकते, बैलेंस भी नहीं कर सकते. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मोबिलिटी का एक एक्सटेंशन एक बैलेंस भी होता है कि मान लो एक टेस्ट है विच इज लाइक कैन यू टाई योर शू लेसिस ऑन वन फुट विदाउट गेटिंग व्हाट यू से वेवी और समथिंग लाइक दैट, कि आप एक स्थिरता से एक पैर पर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं. रह सकते तो हैं. इसका भी आप मुझे समझा सकते हैं क्योंकि उसमें भी काइनेटिक चेंज जो आपने समझे उसमें सारी एक साथ वर्क करती हैं. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज बैलेंस व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल नी हेल्थ? क्योंकि हमने स्ट्रेंथन तो कर लिया, हमने एकदम बढ़िया क्वाड्स ले लिए, हैम्स ले लिए, सब कुछ ले लिया, पर बैलेंस ही नहीं कर पाए तो क्या मतलब उसका रहा? I think it's time to introduce to another layer around over here. Okay. Uh, जैसे हमने कहा कि फुट आपका मेजर हब है संकेत जमा करने के लिए. So let's understand संकेत कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे शरीर में. So another word is sense. So which are the sensors of your body? Okay. We have visual sense, we have auditory sense, we have taste, we have touch, etc., 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 right? For example, touch. आपका जो फुट है, अगर आप चलते चलते एक छोटी सी नुकीली चीज आपको नीचे चुभ गई, the way you react is because of the touch sense sending information to the nervous system and your musculature, helping you to protect you not to get hurt, Hmm. right? So that helps you to move better. Similarly, your eyes and your ears are also connected to your foot health and your overall body health, which contributes to something called as the vestibular system, which helps you to balance. So your vestibular system, matlab your ear and eyes, are directly connected to your movement of the foot. किसी और पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि लोग पता चले हम क्या बोलते हैं या करके. सो आप अगर
You can do it right now for the audience. आप खड़े हो जाते हैं, हम्म आपकी आंखें मूंद लो, तो you will find your foot gets very unstable. या Okay? सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन है कि ब्रेन को सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो गया है और वो अब बाकी पूरे जहां से भी आपको स्थिरता लेके आ सकता है, लेके आ रहा है. इसका और एक वे टू अंडरस्टैंड इज योर फुट मसल्स have the ability when your eyes are open to create that stability or the हम्म balance part of it, right? So coming back to the situation, what you said, कि एक पैर पे shoelace बांधना वगैरह whatever, I will not go so critical and so harsh in that sense, but I would definitely say कि हमको हमारी foot health, which is stability, स्थिरता, और इसका input has to come from various ends. One of the strength is balance strength, which comes from the eyes and ears as a concept to work on. So foot health is not only about helping you to build your quads, build your glutes. It's also about balance concept. आप जब भी squat करते हैं तो balance भी करना पड़ता है. जब तक आप posture, eyes, ears, information बराबर देते हैं, you'll realize your hamstrings and your glutes and your quads work more efficiently via the हम्म foot. राइट And that's why foot placement in a squat is very important. या How you place your foot is very important. हम्म So, if you want to build a good strength in your body, foot health is important. Balance is also one of the key components for that. People do a lot of things to do on one leg, double leg, etc. etc. सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं, but start at the base. Working on one-legged stance and doing things is also a great way to build stability. But हम्म first build the stability on bipedal and then go on a single pedal. Otherwise, हम्म just jumping onto इससे मेरा strength बढ़ेगा, इससे मेरा strength बढ़ेगा करके आप अगर single leg पे जाओगे, that's not going to be a great idea. हम्म So just wrapping the whole concept of what you said, that people test their ability by tying their shoelaces. It's a great fun and game, but back into the movement concept in your day-to-day life, whether you're in the bathroom, whether you are in the office, whether you are anywhere in the kitchen or whatever, try and make sure that you stand against gravity for some time. You know, even when you're praying, that's a very sanctile area, right? So if you stand and pray, it helps you to stabilize your foot. आंखें जैसे बंद करोगे आपका ध्यान फुट पे जाएगा, correct? Then you हम्म realize, oh, okay, I'm not praying, but my direction of understanding is going somewhere else. So the great way to do that is to draw attention, which will also help you to understand आपकी weakness कितनी है, आपकी strength कितनी है. And that will help you. If you do this from day in and out and not only in the gym or the exercise or whatever, this will be a great way to build your foot balance and which will contribute to your knee health, which will contribute to building better strength in your glute and quads and hamstrings, etc. etc. राइट और लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसे कोई वर्कआउट्स आप कहना चाहोगे जो लोग करते नहीं हैं जिन्हें करना चाहिए स्पेसिफिक तो मैं आपने कहा कि आइसोलेटेड तो बोल ही नहीं सकते बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड बट स्टिल Absolutely. स्टिल अ कॉम्पोजिट वर्कआउट और व्हाट यू से एक्सरसाइज विच यू रिकमेंड टू ऑल ऑफ योर पेशेंट्स ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो काफी कम होता है बट आई थिंक Absolutely. ऐसा अगर कोई कॉम्पोजिट सिंपल नो इक्विपमेंट वर्कआउट आप कहना चाहेंगे जस्ट एज अ पार्टिंग थॉट To keep the knee joint or the Yeah, foot knee and health. the entire lower limb kinetic chain. What you say? Good. First and foremost, make sure that you get your postures right. Work on your posture. Yeah. Hmm. Second is make sure that you work on foot movements. Hmm. Third is work on foot stability. Stability. Yeah. Fourth is pay attention what kind of footwear do you pick up. They should allow your they should allow your foot to move into that shoes. Hmm. Whenever we do the next podcast about the shoes and stuff like that or Yeah. whatever, we can pay a better attention. But आपकी उंगलियों को space उस foot में होना चाहिए. Hmm. Okay. Try also not to be in your footwear for a very long period of time. Try to be bare feet
especially at home or in the gym area, that where it is safe to be without shoes, try and practice to be bare feet. This adds more value to your movement, which in turn contributes to your knee health. Hmm. The next part is strengthening your calf muscles, strengthening your ankle muscles is very important. आप जिम में जाके सिर्फ ग्लूट स्ट्रेंथ क्वाड स्ट्रेंथ पे ना ध्यान दें, आपके काफ स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दें, आपके काफ के ऑपोजिट वाले मसल्स मतलब टिबियालिस एंटीरियर एंड देन टिबियालिस पोस्टीरियर, बेसिकली आपका फुट जो है अलग अलग मूवमेंट कर सकता है. द मोस्ट कॉमन मूवमेंट यू नो इज दिस मूवमेंट, Hmm. but you should also work on this movement, which Yeah. is letting your calf raises and stuff like that. But there is also movement of the individual toes, Yeah. digits, which is also what you need to do. Then you also need to make sure that you can move your foot this Inversion, way inversion. and this Yep. way, right? Inversion, eversion हमारे ऑडियंस के लिए शायद थोड़ा नहीं. पेचीदा वर्ड होगा, but something that moves your In and out. In and this out. Yeah. border outside and lifts this border inside, that movement is also very important. Something that which allows your tibia or the leg to roll so that your body weight can go, which allows the arch of the foot to collapse and lift is also very important. Hmm. Constantly keeping your fingers crawling on the floor without shoes and socks is also very important because that creates dome-like effect and then flattening effect, dome-like effect and flattening effect. ये अगर करोगे तो आप कुछ ज्यादा ही हद पे foot health पे ध्यान दोगे, which will then go into a kinetic mode and help you to get your knee joint and hip joint and stuff like that work much better. But Hmm. please remember, do not look at quick results. आपने बहुत समय से गलत किया हुआ है या गलत करते हैं, नॉट बिकॉज आपको गलत करना था, बट आपको कुछ अच्छा या सही क्या है पता नहीं था. सो यू आर और वर डूइंग समथिंग, ड्रॉ लाइन, स्टार्ट डूइंग करेक्ट थिंग्स एंड गिव इट सम टाइम. राइट. मुझे लगता है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपने समझा दिया, स्पेशली द Yeah. लोअर लिम्ब वाला. और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी इंट्रिकेसीज में भी जाए. और मैं जो Lovely. भी ऑडियंस है वो उन्हें मैं आग्रह करूंगा कि भाई ये जो हमने कहा है उसको मतलब दे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो करें. Yes, और yes, उसमें अगर yes. कुछ हो देन यू कैन कमेंट डाउन और यू कैन रीच आउट टू विश्वनाथ सर एंड वी कैन इंक्लूड दैट आल्सो द Sure, क्लैरिफिकेशन इन द नेक्स्ट sure. पॉडकास्ट. सो Lovely. थैंक यू डॉक्टर विश्वनाथ एंड आई Thank you, थिंक दिस thank इज you अ for फैंटास्टिक नी मास्टर क्लास. lovely.